तारीख थी 29 जनवरी 2014। ये तारीख कनाडा के ओटावा में रहने वाले भारतीय मूल के गिल फैमिली के लिए बेहद ही खास थी, क्योंकि 29 जनवरी को ही उनकी शादी की 17वीं सालगिरह थी। इस दिन को खास बनाने के लिए परिवार के मुखिया अपनी वाइफ के लिए केक, फूल और गिफ्ट्स लेने के लिए बेटी को साथ लेकर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो सामान लेकर वापस आते हैं तो उन्हें घर के अंदर कुछ ऐसा दिखता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस वाइफ के लिए वो गिफ्ट लेने गए थे वो अब घर के अंदर खून से लथपथ पड़ी है। पूरे शरीर पर चाकुओं के घाव के निशान थे और चेहरे को बुरी तरीके से तोड़ा गया था। तुरंत ही इस मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। जांच में ऐसे हिला देने वाले खुलासे शुरू होते हैं कि इस मौत पर मातम करने वाले ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। यहां हम कनाडा के ओटावा में हुए जगतार गिल मर्डर केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर जगतार गिल मर्डर केस की पूरी कहानी क्या है? इनका कत्ल क्यों किया गया था? कातिल कौन थे? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ खुलासा होता है और पूरे मामले में अदालत से उन्हें क्या सजा मिलती है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके किरदारों को जानना जरूरी है। इस कहानी की सबसे अहम किरदार जगतार गिल है। जगतार गिल का परिवार कभी भारत में ही रहता था। इनके पिता का नाम अजीत सिंह और मां का नाम जागीर कौर था। 1993 में अजीत सिंह अपनी पत्नी और बेटी जगतार गिल को लेकर कनाडा आ जाते हैं। कनाडा आने का मुख्य उद्देश्य बेहतर नौकरी करते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था। अगले 3-4 सालों तक अजीत सिंह मेहनत करके अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और फिर 1997 में अपनी पत्नी और बेटी के साथ वापस पंजाब आ जाते हैं। पंजाब आने का मुख्य कारण बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखना और बेटी की शादी करना था। इस सिलसिले में वो कई लोगों से संपर्क करते हैं। काफी मेहनत के बावजूद उन्हें कहीं से मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता है। रिश्ता ना मिलने की वजह यह भी थी कि 1997 में ही जगतार गिल की उम्र 26 साल हो चुकी थी। जब काफी मेहनत के बावजूद जगतार गिल के लिए सूटेबल रिश्ता नहीं मिलता है, तब कहीं से परिवार वालों को भूपेंद्र पाल गिल के बारे में जानकारी मिलती है। भूपेंद्र पाल गिल ही इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है। इस समय भूपेंद्र पाल गिल की उम्र लगभग 20 साल थी। उसने अभी अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म ही की थी और पंजाब में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा था। अजीत सिंह भूपेंद्र पाल गिल सिंह को कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ कनाडा ले चलूंगा। फिर वहां तुम अच्छी नौकरी ज्वाइन करके काफी पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे देने का भी वादा करते हैं। भूपेंद्र पाल गिल और उनके परिवार वालों को ये ऑफर पसंद आता है और फिर सब कुछ तय होने के बाद जनवरी के अंत में यानी 29 जनवरी 1997 को 20 साल के भूपेंद्र पाल गिल की 26 साल की जगतार गिल से शादी हो जाती है। आमतौर से इंडियन कल्चर में शादी के समय लड़के की उम्र लड़की से कुछ ज्यादा होती है, लेकिन जगतार गिल और भूपेंद्र पाल के मामले में थोड़ा अलग था। इस कारण उनके पड़ोसी कई तरह की बातें भी बनाने लगते हैं। भूपेंद्र पाल गिल को ताने भी देने लगते हैं। इन सब को नजरअंदाज करके वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करता है और फिर कुछ ही दिनों के बाद कागजी कार्यवाही पूरी करते हुए वो अपनी पत्नी, ससुर और सास के साथ कनाडा आ जाता है। भूपेंद्र पाल गिल को उम्मीद थी कि कनाडा आने के बाद उसे बहुत आसानी से काम मिल जाएगा, फिर वो काफी पैसा कमाएगा। लेकिन यहाँ की हकीकत उसकी सोच से काफी उलट साबित होती है। पहले तो उसे एक मामूली काम ढूंढने में काफी समय लग जाता है। शुरू में काम मिलता भी है तो अखबार बांटने का। बीतते समय के साथ वो और ज्यादा मेहनत करने लगता है और अब सुबह अखबार बांटने के बाद दिन के समय फैक्ट्री में मजदूरी करना शुरू कर देता है। इसके अलावा रात के वक्त वो पिज्जा डिलीवरी का भी काम करने लगता है। इस तरह दिन रात मेहनत करके अपना और परिवार वालों का पेट पालने लगता है। धीरे धीरे भूपेंद्र पाल गिल का भी परिवार बड़ा होता है। परिवार में सबसे पहले एक बेटी का जन्म होता है और फिर 2 बेटे भी होते हैं। मेहनत करते हुए जब वो ठीक ठाक पैसा कमा लेता है तो अपना एक घर भी ले लेता है। साथ ही पुरानी नौकरी छोड़कर कनाडा के ओटावा शहर की ट्रांसपोर्ट सेवा ओसी ट्रांसपो में बस ड्राइवर के तौर पर उसकी सरकारी नौकरी भी हो जाती है। इस नौकरी से भी वो काफी पैसा कमाता है और फिर पहले से कहीं बड़ा और मॉडर्न घर में ये परिवार शिफ्ट हो जाता है। कुल मिलाकर लोगों की नज़र में ये एक आदर्श परिवार के तौर पर पहचाने जाने लगता है।
खासकर पंजाबी कम्युनिटी में इनकी ठीक ठाक इज्जत और जान पहचान बन जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक खुशी वाले दिन उनके घर पर गमों का पहाड़ टूटता है। दरअसल 29 जनवरी 2014 को इन दोनों की 17th मैरिज एनिवर्सरी थी, लेकिन इससे ठीक एक दो दिन पहले ही जगतार गिल की हर्निया की एक बड़ी सर्जरी हुई थी और वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पर ही आराम कर रही थी। वो बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। चूंकि इस एनिवर्सरी में जगतार गिल घर के बाहर जाने के लायक नहीं थी, इसलिए उनकी बेटी और पति घर पर ही एनिवर्सरी को खास तौर से मनाने का फैसला करते हैं। दिन के लगभग 12:55 पर भूपेंद्र पाल गिल 15 साल की अपनी सबसे बड़ी बेटी दिलप्रीत को लेकर घर से कुछ दूरी पर स्थित एक ग्रोसरी स्टोर के लिए निकल जाते हैं। वहां वो एनिवर्सरी मनाने के लिए फूल, केक और कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए गए थे। थोड़ी देर बाद ये लोग सभी सामान लेकर वापस आ जाते हैं। घर के पास पहुंचने के बाद भूपेंद्र पाल गिल मेन गेट के बाहर ही रुककर कुछ चीज ठीक करने लगता है, जबकि बेटी सभी सामान लेकर घर के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही अचानक उसे चीखने की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। बेटी की आवाज सुनते ही उसके पीछे भूपेंद्र पाल गिल भी घर के अंदर की तरफ भागते हैं। घर के अंदर का नजारा हिला देने वाला होता है। उन्हें अपनी पत्नी जगतार गिल एक सोफे पर पूरी तरह खून में डूबी हुई दिखाई देती हैं। भूपेंद्र पाल भी ये नज़ारा देखकर घबरा जाता है और तुरंत इमरजेंसी नंबर 911 को फोन करके इस बारे में जानकारी देता है। कुछ ही मिनट के अंदर पुलिस फोर्स और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर ही जगतार गिल को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि जगतार गिल की मौत बेतहाशा खून बहने की वजह से तथा माथे पर किसी भारी चीज से मारने की वजह से हुई है। पूरे शरीर पर लगभग 25 जगह चाकुओं के हमले के बड़े बड़े घाव थे, जबकि कम से कम 20 जगह सर पर लोहे के भारी रॉड से हमला किया गया था। आखिर एनिवर्सरी वाले दिन जब परिवार इस दिन को खास बनाने की कोशिश में लगा था, तब कौन ऐसी तबाही मचा गया? इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि घर के बाहर या आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ऐसे में घर के अंदर कौन आया और कौन गया, इस बात का पता लगाना काफी मुश्किल था। फिर भी पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और क्राइम सीन पर मौजूद एक एक चीज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू करते हैं। क्राइम सीन से कुछ फिंगरप्रिंट्स भी बरामद किए जाते हैं। साथ ही कुछ डीएनए सैंपल और एक ग्लव्स का टुकड़ा भी उन्हें मिलता है। यही ग्लव्स का टुकड़ा इस केस में बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आता है। ग्लव्स का ये टुकड़ा जगतार गिल की डेड बॉडी के ठीक बगल में पड़ा मिला था। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना थी कि ये ग्लव्स शायद कातिल ही पहनकर आया था। इस ग्लव्स के टुकड़े से पुलिस वालों को डीएनए सैंपल भी मिल जाते हैं। इस डीएनए सैंपल की पहचान के लिए आसपास के पड़ोसियों तथा जगतार गिल के कई रिश्तेदारों के भी सैंपल लिए जाते हैं। उनमें से एक पड़ोसी के डीएनए सैंपल का मैच ग्लव्स पर मौजूद डीएनए से हो जाता है। जिसका सैंपल मैच हुआ था उसका नाम गुरप्रीत रोनाल्ड था। उम्र लगभग 37 साल थी। अब पुलिस वाले जल्दी गुरप्रीत को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और जांच का सिलसिला आगे बढ़ता है। गुरप्रीत के हिरासत में आते ही पुलिस वालों को एक के बाद एक कई ब्रेक थ्रू मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे अहम ब्रेक थ्रू गुरप्रीत और भूपिंदर पाल गिल के रिश्ते को लेकर मिलता है। दरअसल जब इन लोगों की फोन डिटेल्स निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि 1 जनवरी से 28 जनवरी के बीच गुरप्रीत और भूपेंद्र पाल के बीच लगभग 200 से ज्यादा फोन कॉल हुई हैं। इस दौरान दोनों के बीच 48 घंटे से ज्यादा की बातचीत हुई है। भला एक पड़ोसी से कोई इतनी बातचीत क्यों करेगा? बस यहीं से शक की सुई भूपेंद्र पाल की तरफ होने लग जाती है कि कहीं भूपेंद्र पाल ही तो अपनी पत्नी के कत्ल में शामिल नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए अब इन्वेस्टिगेशन टीम का पूरा फोकस भूपेंद्र पाल गिल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। गुपचुप तरीके से पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान उन्हें लगभग 1 महीने बाद भूपेंद्र पाल के घर से थोड़ी दूर पर मौजूद झाड़ियों के बीच एक खून से सना चाकू मिलता है। इस चाकू की जांच की जाती है तो उस पर एक बार फिर से गुरप्रीत का डीएनए मिलता है। इतना ही नहीं, उस चाकू पर भूपेंद्र पाल के भी डीएनए मिलते हैं। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी कार्यवाही करने से पहले और ठोस सबूत जुटाने की कोशिश में लग जाते हैं। इस मामले में एक मर्डर वेपन यानी चाकू तो मिल चुका था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जगतार गिल के सर पर लोहे के किसी भारी चीज से भी हमला किया गया था। पुलिस अब तक वो मर्डर वेपन
रिकवर नहीं कर पाई थी। इसलिए चुपचाप पुलिस उस मर्डर वेपन की तलाश में भी लगी रहती है। इसी तलाशी के दौरान पुलिस वाले भूपेंद्र गिल के बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें कार्डबोर्ड के क्रिसमस ट्री के बीचों बीच खून से सना लोहे का रॉड मिलता है। यहां पर पुलिस वाले थोड़ा माइंड गेम खेलते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि अगर उन्होंने तुरंत इस रॉड को सीज कर लिया तो भूपेंद्र पाल ये कहकर बच सकता है कि उसने वो मर्डर वेपन वहां नहीं छुपाई थी, बल्कि कातिल ने ही उसे वहां रखा होगा। ऐसे में पुलिस वाले चांस लेते हुए असली मर्डर वेपन को तो सीज कर लेते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह का लोहे का रॉड चुपचाप उसी जगह पर रख देते हैं। इतना ही नहीं, उस रॉड को भी असली रॉड की तरह दिखने के लिए बकरे के खून से रंग देते हैं। फिर बेसमेंट में ही आसपास कई सीक्रेट कैमरा लगा दिया जाता है और पुलिस वाले भूपेंद्र पाल के अगले मूव का इंतजार करने लगते हैं। पुलिस वालों की ये तरकीब काम कर जाती है। वो एक दिन देखते हैं कि जब भूपेंद्र पाल को चारों ओर सन्नाटा दिखाई देता है तो वो चुपचाप बेसमेंट में जाता है और छिप कर रखा गया रॉड वहां से निकालता है और चुपचाप उसे छुपाकर घर से बाहर ले जाकर दूर झाड़ियों में फेंक देता है। भूपेंद्र पाल के ऐसा करते ही पुलिस वाले तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उससे भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो भूपेंद्र पाल किसी भी तरीके से अपनी पत्नी की मौत के पीछे अपना हाथ होने से इनकार करता रहता है। यहां तक कि वो गुरप्रीत रोनाल्ड को किसी भी तरीके से पहचानने से भी इनकार करने लगता है। लेकिन जब कई घंटों की पूछताछ होती है तब दोनों एक खौफनाक खुलासा करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का था। पुलिस के सामने भूपेंद्र पाल गिल और गुरप्रीत रोनाल्ड द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक गुरप्रीत भी उसी कंपनी में बस ड्राइवर के तौर पर नौकरी करती थी जहां भूपेंद्र पाल काम कर रहा था। इसके अलावा गुरप्रीत और भूपेंद्र पाल का घर भी एक दूसरे के करीब ही था। गुरप्रीत शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद 2012 के आसपास गुरप्रीत और भूपेंद्र पाल की दोस्ती हो जाती है। पहले तो पड़ोसी के तौर पर दोनों में कभी कभी बातचीत होती थी, लेकिन दोस्ती होने के बाद दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इन दोनों की नज़दीकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगते हैं। गुरप्रीत यहां तक वादा कर लेती है कि अगर हम दोनों के बीच कोई तीसरा आएगा या कोई रुकावट बनेगा तो हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर देंगे। रुकावट बनने वाला इशारा असल में जगतार गिल की ओर था, जो भूपेंद्र पाल की पत्नी थी। भूपेंद्र पाल पहले कहता है कि वो जगतार गिल को डिवोर्स दे देगा और फिर उससे शादी कर लेगा, लेकिन यहां एक नई समस्या उसके सामने आ जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने जगतार गिल को शादी के 17 साल बाद तलाक दिया तो कम्युनिटी में उसकी काफ़ी हंसी उड़ाई जाएगी। इतना ही नहीं, तलाक के बाद उसे अपनी सेविंग्स, घर, गोल्ड और प्रॉपर्टी में से काफ़ी हिस्सा जगतार गिल और अपने तीनों बच्चों को भी देना पड़ेगा। महीनों का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अगर जगतार गिल को रास्ते से ही हटा दिया जाए तो सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। बस इसी सोच के बाद भूपेंद्र पाल और गुरप्रीत जगतार गिल को खत्म करने का प्लान बनाते हैं और अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए 29 जनवरी 2014 यानी 17वीं एनिवर्सरी का दिन चुना जाता है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और एक परफेक्ट कांड को अंजाम दिया जा सके। इसी के बाद साजिश के तहत भूपेंद्र पाल बेटी को लेकर शॉपिंग के बहाने घर से निकल जाता है। वो जानबूझकर अपने घर का मेन दरवाज़ा खुला छोड़ देता है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में गुरप्रीत आसानी से घर के अंदर दाखिल हो सके। निकलने से पहले उसने बेसमेंट से लोहे का सरिया जानबूझकर इस सोफे के पास रख दिया था जिस पर अक्सर उसकी वाइफ बैठा करती थी। फिर वो बेटी को लेकर बाहर निकलता है और उसके जाते ही घर के अंदर गुरप्रीत दाखिल हो जाती है और किचन से चाकू उठाकर ले आती है। वो जानबूझकर पहले से ही अपने घर से ग्लव्स लेकर आई थी ताकि फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पर ना रह जाएं। फिर घर के अंदर दाखिल होते ही अचानक वो जगतार गिल पर चाकुओं से हमला करना शुरू कर देती है। जगतार की हर्निया की सर्जरी भी हुई थी, ऐसे में उसके लिए चलना उठना बैठना काफी मुश्किल हो रहा था। इस कारण वो चाहकर भी गुरप्रीत के हमले का जवाब नहीं दे पाती है और थोड़ी से ही संघर्ष के बाद हार मान जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर गुरप्रीत एक के बाद एक 25 जगह उसके शरीर पर चाकू गोदकर पूरा शरीर लहूलुहान कर देती है। फिर पास में ही छुपाकर रखा गया लोहे का सरिया उठाकर उससे भी हमला करती है। फिर जब उसे यकीन हो जाता है कि जगतार गिल की मौत हो गई है तो वो बड़े आराम से वहां से निकलकर इस ग्रॉसरी स्टोर पर जाती है
जहां से भूपेंद्र पाल अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए फूल और गिफ्ट्स खरीदने गया था। यहाँ भूपेंद्र पाल और गुरप्रीत की कुछ सेकंड की मुलाकात होती है। इसमें वो भूपेंद्र पाल से कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे तुम संभालो। इसी के बाद भूपेंद्र पाल जानबूझकर घर के बाहर पहुंचने के बाद बेटी को पहले घर के अंदर भेजता है, ताकि वो इस बात की गवाह रहे कि जब वो घर के अंदर गई तो ऑलरेडी जगतार गिल की मौत हो चुकी थी। जैसे ही बेटी अपनी मां की लाश घर के अंदर देखते ही चिल्लाने लगती है, पीछे से भूपेंद्र पाल भी चिल्लाने का नाटक करने लगता है। दिखावे के लिए वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है, लेकिन इसी बीच वो हत्या में इस्तेमाल हुए दोनों चाकू को उठाकर धोने लगता है ताकि सबूत मिट जाएं। साथ ही उस सरिया को भी उठाकर बेसमेंट में छुपा देता है जिससे हमला किया गया था। हालांकि पुलिस की समझदारी से भूपेंद्र पाल और गुरप्रीत की चालाकी पकड़ी जाती है और दोनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। आगे इस मामले में अदालत में सुनवाई भी शुरू होती है। अदालत की सुनवाई के दौरान गुरप्रीत की ओर से दलील दी जाती है कि उसने जगतार गिल की हत्या नहीं की है, बल्कि वो तो जगतार गिल के यहाँ कोई ज़रूरी सामान लेने गई थी। लेकिन जैसे ही घर के अंदर गई तो वहां जगतार गिल की लाश पड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं डर गई और वहां से भागकर अपने घर आ गई। इसी क्रम में मेरे डीएनए सैंपल्स वहां रह गए होंगे क्योंकि मैं उसके घर गई थी। भूपेंद्र पाल अपने बचाव में दलील देता है कि पत्नी की मौत से वो काफी सदमे में चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो लोहे का सरिया बेसमेंट में रख दिया था कि पुलिस पत्नी की हत्या का आरोप उसके ऊपर न लगा दे। कुल मिलाकर दोनों ही अपने अपने स्तर से पुलिस के साथ साथ अदालत को भी गुमराह करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं और अदालत की पूरी सुनवाई के बाद इन दोनों को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया जाता है। फिर इस मामले में जुलाई 2016 को अदालत की ओर से फैसला सुनाया जाता है। इस फैसले में भूपेंद्र पाल गिल और गुरप्रीत रोनाल्ड को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही अदालत द्वारा कहा जाता है कि इन दोनों को 25 साल की कैद से पहले पेरोल भी नहीं मिलनी चाहिए। दोनों ही इस सजा के खिलाफ ओंटारियो कोर्ट ऑफ अपील में याचिका दायर करते हैं। इस दूसरी सुनवाई में गुरप्रीत को तो दोषी करार दे दिया जाता है, लेकिन अदालत भूपेंद्र पाल गिल को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी करार नहीं दे पाती है। इस कारण अदालत की ओर से ही इस केस की एक बार फिर से शुरू से ट्रायल करने की घोषणा की जाती है और फिर इस नए ट्रायल की शुरुआत दिसंबर 2019 से होती है। इस नई सुनवाई के दौरान एक बार फिर से सभी फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखा जाता है। लंबे समय तक सुनवाई होती है और फिर 10 अगस्त 2021 को एक बार फिर से अदालत अपना फैसला सुनाती है। इस फैसले में 2016 वाले फैसले को ही बरकरार रखा जाता है। कोर्ट की ओर से कहा जाता है कि 2016 में दिया गया फैसला बिल्कुल सही था। भूपेंद्र पाल और गुरप्रीत फर्स्ट डिग्री के दोषी पाए जाते हैं और उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। साथ ही अदालत की ओर से यह भी क्लियर कर दिया जाता है कि अप्रैल 2039 से पहले किसी भी हाल में ये दोनों जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इस पूरी सुनवाई के दौरान जगतार गिल के बूढ़े माता पिता, जो अब 72 और 73 साल के हो चुके थे, कोर्ट में मौजूद रहते हैं। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का हुआ। पहले मां को खोया और फिर बाप भी अपने लालच, हवस और बेवकूफ़ी के कारण सालों के लिए सलाखों के पीछे चला गया। एक सवाल शायद आपके जहन में आ रहा होगा कि जब गुरप्रीत इतनी सफाई से हत्याकांड को अंजाम दे रही थी तो उसका डीएनए क्राइम स्पॉट पर कैसे रह गया। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब गुरप्रीत जगतार पर लगातार चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर रही थी तो गलती से एक हमला वह खुद की उंगली पर कर लेती है। इस कारण उसकी उंगली कट जाती है और काफी खून बहने लगता है। इस गलती की वजह से ग्लव्स भी फट जाता है और ग्लव्स का टुकड़ा वहीं पर गिर जाता है। इस पर गुरप्रीत का ध्यान नहीं जाता है और इस तरह गुरप्रीत की ये गलती इस केस में सबसे अहम सबूत बनती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को 10 में से कितने नंबर देंगे और दोषियों को मिली सजा के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।